आज हम लोग सीटेट पेपर 1 ये आपकी एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी 2026 को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यदि आपको सीटेट की एग्ज़ाम पास करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपकी सीटेट एग्ज़ाम की जान है। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएगी सेम इसी पैटर्न पर, इसी पर आधारित क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। सिर्फ थोड़ा बहुत शब्दों को इधर उधर, भाषा को बदलकर, लेकिन क्वेश्चंस का सेम पैटर्न यही होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीटेट 7 फरवरी 2026 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उसको पढ़ते हैं। प्रश्न है, रामा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रामा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रामा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा ऑप्शन में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ऑप्शन में है संवेदी चालक अवस्था। देखिए, सीटेट का जो प्रश्न होती है, प्रश्न से प्रश्न बनाई जाती है। प्रश्न के नीचे जो 4 ऑप्शन होती है, उसी 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन को उठाकर एक नई क्वेश्चंस को बना दी जाती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस के नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है उसको भी पढ़ना है, क्योंकि यही 4 ऑप्शन से कोई एक क्वेश्चन आपकी बना दी जाती है। सीटेट वाले कोई नए क्वेश्चन कहीं से बनाकर नहीं लाता है, वही ऑप्शन की क्वेश्चन बनाता है और जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में डाल देता है। इसलिए क्वेश्चंस के साथ साथ 4 ऑप्शन को भी आप लोग को पढ़ना है। तो यह जो 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, और इस क्वेश्चंस में जीन पियाजे का नाम है। तो जीन पियाजे, यह जो 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया अभी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। यानी बच्चों की विकास इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, और इसके बारे में कौन दिया, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया था जीन पियाजे साहब ने। और यहाँ कहाँ के रहने वाले थे?
तो इसको भी याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड का रहने वाले थे जीन पियाजे जी। और इन्होंने बच्चे के बारे में बहुत ही खास बात कहे थे, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटा वैज्ञानिक होते हैं। यह बात जीन पियाजे ने कहा था। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और इन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर बताया था, यानी बच्चे सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे स्वयं अपने आसपास की परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और यही जीन पियाजे जी ने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चों के दिमाग किस तरह से विकसित होता है, तो इन्होंने 4 स्तर को बताया था। बच्चे की दिमाग की जो विकास होती है, इन्होंने 4 स्तर के रूप में दिया था, बताया था। इसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ये जो आपको जो 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन से तो समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 ऑप्शन है, ये जो संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। तो यदि क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, तो 4। कौन कौन है, तो ये जो ऑप्शन में दिया है ना, इसको पढ़ लीजिएगा तो खुद याद हो जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन से कई सारी क्वेश्चंस बनती है और सीटेट वाले यही करते हैं, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस को बना देते हैं। तो रटना नहीं है, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को चीर फाड़ करना है। तो पहला है संवेदी चालक अवस्था, जो है ये जीन पियाजे की सिद्धांत की पहला अवस्था है, संवेदी चालक या संवेदी गामक अवस्था। इसकी जो काल होती है, इसकी जो आयु होती है संवेदी चालक अवस्था की, यह होता है आपका 0 से 2 साल, यानी जन्म से 2 साल भी कह सकते हैं। इसमें बच्चे सेंसरी ऑर्गन, नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है। और इसी 5 सेंसरी ऑर्गन से बच्चे किसी चीज़ के बारे में समझता है, जानता है, सीखता है। तो जो 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, वह किसी चीज़ के बारे में किस तरह से जानता है, समझता है या देखता है, तो यही इसका जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इसी के माध्यम से बच्चा किसी चीज़ के बारे में सीखता है, समझता है, जानता है। तो इसकी काल क्या हो गया, 0 से 2 साल। पूछ देगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी चालक अवस्था की आयु काल डैश है, तो 0 से 2 साल है। या इस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा कि 0 से 2 साल के बच्चा जीन पियाजे के अनुसार डैश अवस्था में है, तो संवेदी चालक अवस्था में है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछेगा, याद रखना है। दूसरा है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है ना, ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित होता है। और इसकी जो काल होती है, इसकी जो समय होती है,
2 से 7 साल की होती है। 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था की विशेषताएं हैं, इसमें बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित कहने का मतलब कि उस समय बच्चे का दिमाग उतना विकसित नहीं होता है। वह सोचता है कि इस संसार में जो भी चीज हो रही है, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। पूरी दुनिया मेरे पीछे घूम रही है। मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोच रही है। मैं घूम रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मेरे पीछे पीछे पूरी दुनिया के लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इस तरह की सोच होती है। और इसी अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलता है। लकड़ी का घोड़ा बना करके, लकड़ी का यानी छड़ी को घोड़ा बना करके उस पर सवारी करता है। प्रतीकात्मक खेल इसे कहते हैं। ठीक है। गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलता है। प्लास्टिक या केले के थंब का मोबाइल बना करके उससे बात करता है। तो ये सारी जो अवस्था होती है, ये आपका पूर्व संक्रात्मक अवस्था में आती है, सारी विशेषताएं। और इसमें बच्चे की उतनी समझ नहीं होती है। प्रतीकात्मक खेल, इको साइंटिज्म, ठीक है। यानी इसमें बच्चे हर चीज को अपने ही नजरिया से देखता है, दूसरे के नजरिया को नहीं समझ पाता है। जैसे 2 गिलास, एक चौड़ी और दूसरा उसी आयतन का एक लंबी गिलास में यदि आप पानी भरकर बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा गिलास में पानी है ज़्यादा है, तो बच्चा कहेंगे लंबी गिलास में पानी ज़्यादा है। जबकि दोनों गिलास में समान मात्रा का ही पानी है। फर्क यही है, दोनों का आयतन सेम है। फर्क यही है कि एक पतली लंबी है और दूसरा छोटा चौड़ा है। लेकिन बच्चा सोचता है कि जो लंबा है उसी में सामान ज़्यादा है, उसी में पानी ज़्यादा है। तो बच्चे इसमें एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी पहलू यानी वह इस बात को नहीं समझ पाता है कि वस्तु की आयतन बदलने से भी मात्रा बदलती है। वस्तु की आयतन बदलने से मात्रा बदलती है, या आयतन वही रहने से मात्रा नहीं बदलती है। इस बात को बच्चा नहीं समझ पाता है। ठीक है। तो यही पूर्व संक्रात्मक अवस्था है। तो बच्चा देखिए, ये जो क्वेश्चन कहा था आपसे कि रामा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रामा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो जो पूर्व संक्रात्मक अवस्था है ना, बच्चा इस चीज को नहीं समझता है, इस चीज में कि बीमारी का कारण कुछ और भी हो सकता है। बीमारी का कारण कीटाणु भी हो सकता है या कोई अन्य वजह भी हो सकता है। लेकिन बच्चा सीधा सीधा अपने पर ही ले लिया कि मैंने अपने भाई के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया, उसके साथ झगड़ा किया, या उसको मैंने कुछ बोला जिसकी वजह से अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। तो तबीयत खराब होने की सारी जिम्मेवारी मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ गलत व्यवहार किया। इस तरह का जो सोच होता है ना बच्चे में, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है उसमें इस तरह की सोच होती है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। ऑप्शन एक यहाँ पर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जेंडर समानता, तो देखिए जेंडर समानता ये तो अच्छी बात है, लड़का लड़की सबके लिए समान, तो ये तो अच्छी बात है। जेंडर समानता ये तो सही है। जेंडर संबंधता, तो यहाँ पर जेंडर समानता की बात हो रही है, ये भी अच्छी बात है। जेंडर समरूपता, जेंडर समरूपता सभी के लिए एक ही समान का व्यवहार करना जेंडर समरूपता है। और जेंडर वर्गीकरण, देखिए यही जेंडर वर्गीकरण जो है ना, बच्चे को लड़का और लड़कियों के बीच, लड़का घर के काम करेगा, लड़कियां घर के काम करेगी, लड़का बाहर के काम करेगा, लड़कियां गुड़िया से खेलेगा, लड़का बंदूक से खेलेगा। तो ये सारी बात बच्चा किससे सीखता है? अपने समाज से सीखता है। समाज ही कहता है कि लड़का हीरो है और लड़की पराये घर की धन होती है। तो शुरुआती में बच्चा इस चीज को जानता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने परिवेश में पलते बढ़ते हैं तो यह सारी बातें अपने समाज से सीखता है। तो इसे वो कहते हैं जेंडर वर्गीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जेंडर भूमिकाओं के बारे में, यानी लड़का लड़कियां के बीच में फर्क को समझने लगता है। इसी को कहते हैं जेंडर वर्गीकरण। और इसकी जानकारी वो किससे सीखता है? वह सीखता है समाज से, अपने परिवार से। तो इसी को क्या कहते हैं? जेंडर वर्गीकरण कहते हैं। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फोर्थ होगा, जेंडर वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लय वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? यानी यह क्वेश्चन कहता है कि लय वाइगोत्स्की, देखिए जब भी लय वाइगोत्स्की की नाम आएगा ना, तो इनका सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने बच्चे को समाज और संस्कृति से सीखने पर बल दिया था कि बच्चे अपने समाज से सीखता है, अपने संस्कृति से सीखता है। तो इन्होंने समाज और संस्कृति पर बल दिया था और इन्होंने यह बताया था इसके फोल्डिंग, जिसको पार या ढांचा या मचान भी कहते हैं, इसके फोल्डिंग जो होता है वो आपका एक तरह का टेम्पोररी सपोर्ट होती है। जैसे हम लोग घर जब बनाते हैं तो घर की जो छत ढलाई होती है तो नीचे से जो टेम्पोररी बांस की खंभे का जो सपोर्ट दिया जाता है उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और यह जो सपोर्ट दिया जाता है वो कुछ समय के लिए दिया जाता है। जब ऊपर की ढलाई मजबूत हो जाती है तो नीचे से उस बांस की खंभे की सपोर्ट को हटा दिया जाता है। तो इन्होंने स्कैफोल्डिंग, मचान, पार या ढांचा, इन्होंने एक चीज को बताया था कि बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। और इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि बच्चा सबसे पहले एक दूसरे की मदद से सीखता है।
और उसके बाद उसी काम को वह स्वयं से करने लगता है। तो इन्होंने बताया था कि बच्चे को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी पहला मदद होती है। यानी बच्चा मदद पहला शुरुआती में जब सीखता है तो एक दूसरे की मदद से सीखता है, उसके बाद वह उस काम को स्वयं करने लगता है। जैसे बचपन में जब कोई बच्चा साइकिल सीखता है तो पिताजी या भाई या कोई भी दोस्त साथी पीछे से उसकी साइकिल का क्लियर पकड़ता है और क्लियर पकड़ करके उसको सपोर्ट देता है। और जब बच्चा उस सपोर्ट के माध्यम से खुद अपने आप साइकिल चलाने लगता है तो उस सपोर्ट को, यानी जो क्लियर जो पीछे से धर कर सिखाते थे, उसके बाद क्या करते हैं, उस सपोर्ट को हटा लेते हैं। जब बच्चा स्वयं से चलाने लगता है साइकिल को तो हम जो उसको टेम्पोररी सपोर्ट दिए थोड़ा समय के लिए, उसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं। इसी को कहते हैं आलम्बन। इसको क्या कहते हैं, आलम्बन कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। यह जो होता है ना अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होती है, यानी कुछ समय के लिए इसको दिया जाता है। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा था कि जब बच्चा किसी चीज़ को कर रहा है या पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है, यदि वहाँ अटक जाता है तो उसको थोड़ा सा मदद दे दो ताकि बच्चा उस चीज़ को स्वयं कर लेगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि लाय वाइगोत्स्की के आलम्बन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन इसमें कौन जो है सो नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है, एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगाई हुई है। अब देखिए, मैंने तो शुरू में बताया कि वाइगोत्स्की ने तो इन्होंने तो सारा अपने सिद्धांत का मूल जड़ जो बताया था सहयोग और संवाद पर। बच्चा जितना अपने समाज बड़े बुजुर्ग के साथ बैठेगा बोलेगा उतना उससे सीखेगा। इन्होंने तो अपने बल दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का कि बच्चा अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठेगा, उससे गप्पा करेगा, बातचीत करेगा तो उसकी ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार एक शिक्षिका जो है ना विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार से सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगा दी। जब वो सख्त रूप से पाबंदी लगा देगा और उसको सहयोग न देगा और न बातचीत करेगा, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए मना भी कर देगा और सहयोग भी न देगा, तो क्या है, यह बात लाय वाइगोत्स्की जी जब सुनेंगे तो उसमें उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना गुस्सा। इन्होंने तो कहा था कि बच्चों को एक दूसरे से बच्चा जितना बात करेगा उतना वो सीखेगा। बच्चों को कहीं अटक रहा है तो उसको थोड़ा सहारा दे दो। लेकिन ये तो एक शिक्षिका है, वो बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए भी और सहयोग देने से भी मना कर रहा है। तो ये तो लाय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार तो उल्टा बात हो गया। तो ऑप्शन तो ये गलत है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, तो सही हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर उत्तर लिख दिए और विद्यार्थियों से कहा कि वे ये उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय रूप से उतार ले। अरे बाबा, निष्क्रिय रूप से उतार ले। निष्क्रिय, ये देखिए क्वेश्चंस जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको नेगेटिव वर्ड से बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको नेगेटिव वर्ड से आपको मिल जाएगा। निष्क्रिय, यह जो वर्ड आपको जहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखेगा ना, समझिएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। निष्क्रिय यानी जब बच्चा ही स्वयं करेगा उस काम को तो फिर शिक्षक क्यों है? वहाँ तो उसको सहारा मिल नहीं रहा है। आया टीचर और श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और बच्चा से कहा कि निष्क्रिय यानी मन है तो उतार लो या ना तो छोड़ दो, निष्क्रिय रूप से यानी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समय अवधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। जब बच्चा खुद ही समस्याओं का समाधान करेगा तो फिर मास्टर जी क्यों है? लेकिन यहाँ तो लाइबागोत्स्की के अनुसार बच्चों को तो सहारा देना होता है, स्वयं नहीं। सबसे पहले वाइगोत्स्की ने तो कहा था कि बच्चा पहले एक दूसरे की मदद से सीखता है, उसके बाद वो स्वयं उस काम को करने लगता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह बात भी फिट नहीं बैठता है, तो यह भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन फोर्थ को देखते हैं। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिससे अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है आपका। ये तो वाइगोत्स्की जी का अवधारणा की अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है भाई, कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दिया जिससे अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी, यानी कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया बच्चे को। बच्चा जिस चीज़ को कर रहा था उसको कठिनाई हो रही थी, तो टीचर क्या किया कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया। यानी बच्चे को पूरा मत दो, थोड़ा उसको थोड़ा यानी आधा हल की हुई समस्या दे दो, उसके बाद बोलो कि बेटा तुम स्वयं करो, बच्चा स्वयं कर लेगा। ठीक है, पूरा बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उसको टेम्पोररी सपोर्ट दे दो। तो एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों की आधी हल की हुई समस्या दी जिससे अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। हाँ, तो जहाँ बच्चे को कठिनाई हो रही थी हल करने के लिए, वहाँ पर टीचर ने जाकर के उसको क्या कर दिया, उसकी समस्या को आधी हल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाइगोत्स्की के अनुसार उसको यहाँ पर आलम्बन मिल गया, सहारा मिल गया, सपोर्ट मिल गया, इसका फोल्डिंग है। तो यह वाइगोत्स्की के अनुसार यह विकल्प आपका सटीक फिट बैठता है। तो यह ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका सही है, बाकी का 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका सही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 7 फरवरी 2026 को बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसको पढ़े हम लोग, और इसमें जो क्वेश्चंस बची हुई है, इसका बचा हुआ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और हमारे YouTube चैनल मिथिलेश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि जो लोग सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।